चलिए, तो अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड, अरे गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है सिंपली प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में गेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ का, है कि नहीं? 9 मंथ का। ठीक है, जिस दिन इम्प्लांटेशन हुआ उस दिन से लेके आगे तक काउंट होता है जब तक प्रेगनेंसी नहीं होता, यानी कि एक्चुअल में ये ड्यूरेशन कब से कब तक का है? तो ये ड्यूरेशन इम्प्लांटेशन से लेकर ये ड्यूरेशन पार्चुरेशन के बीच का है। समझ में आ रहा है? उसी को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ह्यूमन में 9 मंथ का होता है। ठीक है, अब क्या है ना कि इस पीरियड के दौरान पर्टिकुलर मंथ के दौरान पर्टिकुलर ऑर्गेन्स का पर्टिकुलर इवेंट्स देखने को मिलता है, और ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। हालांकि आप एमबीबीएस में आप डिटेल में पढ़ने वाले हो गेस्टेशन पीरियड, खास करके ह्यूमन का। तो डिटेल में पढ़ोगे तब ना पूरे रोगों का पता लगा पाओगे, कौन सा रोग किस महीने में होने की संभावना है, फलाना है ठिकाना। ठीक है, तो आप तो बस डायरेक्टली कंक्लूजन याद रखोगे जो एनसीईआरटी में दे रखा है कि फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, सेकेंड ये मंथ है फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, 4 मंथ का कोई चर्चा नहीं है आपके बुक में, फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, और सिक्स्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है। ठीक है, समझना, ये 3 महीना जब पूरा होता है ना तो इसको हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट तिमाही पूरा हुआ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, और सिक्स्थ मंथ को कहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, आइए समझते हैं कब क्या होता है। इस पूरी इवेंट्स को मैं आपको एक छोटे से ट्रिक से याद रखने बोलूंगा, और वो ट्रिक है हेलो माही। हेलो माही, हेलो माही। ठीक है, माही। अब आ जाओ, पहला एच है एच ई। एच ई का मतलब है, आपको मैंने कहा था याद है कि पहले मंथ में सबसे पहले हार्ट एक्टिव हो जाता है, काम करने लगता है। तो वही है कि फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलप होके हार्ट फंक्शनल हो चुका है, सबसे पहले दिल ही काम करता है, मैंने कहा भी था। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल। एल का मतलब है यहाँ पे लिम्स एंड डिजिट्स ये डेवलप हो जाएंगे, लिम्स बन जाएंगे, लिम्स, LIMBS लिम्स। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, यहाँ ओ, यहाँ पे ऑर्गेन्स वगैरह बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ऑर्गेन सिस्टम वगैरह। ठीक है, तो ऑर्गेन्स वगैरह बोलो। ठीक है, और फिफ्थ में यहाँ पे एम, एम का मतलब ए का मतलब कुछ नहीं, एम का मतलब यहाँ पे मेजर ऑर्गेन सिस्टम, मेजर ऑर्गेन सिस्टम डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, और समझना इस एच का थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है? ये एच दो पार्ट में। ठीक है, एच का मतलब हेयर है, तो कुछ हेयर तो आपके फिफ्थ मंथ में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ हेयर तो यहीं पे आ गए, हेयर्स ऑन हेड, हेयर्स ऑन हेड। ठीक है, और यहाँ पे अब सिक्स मंथ में आता है हेयर्स ऑन कंप्लीट बॉडी, हेयर ऑन होल बॉडी, होल बॉडी। और ई का मतलब आई लीड्स सेपरेट, आई लीड्स सेपरेट। एक मिनट गलती हो गया, यहाँ पे एम का मतलब मेजर ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ऑर्गन तो यहीं पे बन गया, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे एम का मतलब है मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ फिटस, मूवमेंट ऑफ फिटस। पहला बार जो बच्चा मूवमेंट दिखाता है, कहते हैं ना लात मार रहा है, तो पहला बार जब बच्चा मूवमेंट दिखाता है उस एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता हुआ, वो फिफ्थ मंथ में दिखाता है, फिफ्थ मंथ से मूवमेंट उसका शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको सिक्वेंसली याद रखना है हेलोमाई से। फर्स्ट मंथ में हार्ट, सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स, डिजिट्स भी आ जाते हैं, थर्ड मंथ में ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम वगैरह, फिफ्थ मंथ में बच्चे का पहला बार मूवमेंट होता है और हेयर आ जाता है हेड पर, और सिक्स्थ मंथ में बच्चे के कंप्लीट हेयर पे, कंप्लीट बॉडी पे हेयर आ जाता है और आई लिड्स जो है सेपरेट हो जाता है। अदरवाइज पहले आई लिड्स होता है सिंगल होता है, मतलब ज्वाइंटेड होता है, फिर आई लिड्स सेपरेट होता है। ठीक है, तो ये सब आपको देखो नोट्स में मैंने डायरेक्टली लिखवा दिया है, आप देख लो।
ये देखो गेस्टेशन पीरियड लिखा हुआ है, वही हेलो माई से ट्रिक है यहाँ पे भी, तो देख लो। फर्स्ट मंथ में हार्ट इज फॉर्म्ड, सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड, थर्ड मंथ में मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ मंथ है डायरेक्ट, मूवमेंट ऑफ एम्ब्रियो एट फर्स्ट टाइम और हेयर्स अपीयर ऑन ओनली हेड, और सिक्स्थ मंथ में यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हेयर अपीयर्स ऑन होल बॉडी, आई लिड सेपरेट, आई लेसेस मतलब कि ये जो है आई लेसेस, ठीक है, ये सब भी बन जाता है। आई लेसेस नहीं, ये तो आईब्रो हो गया ना, आई लेसेस ये है, ये आई लेसेस आर फॉर्म्ड एंड बेबी इज रेडी टू डिलीवर, ठीक है। तो किसी भी फीटस का पहला साइन क्या होता है, क्या भाई बच्चा डेवलप कर रहा है, पहला साइन होता है उसका हार्ट का साउंड सुनना। तो ये लाइन एनसीईआरटी की है, फर्स्ट साइन ऑफ डेवलपिंग बेबी लिसनिंग द हार्ट साउंड। इसलिए आप याद गौर करना, बच्चा जब एक महीना से अधिक का प्रेगनेंसी हो जाता है तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के उसका हार्ट का साउंड सुनते हैं। हाँ भाई बच्चा ग्रो तो कर रहा है ना, बच्चा ग्रो तो कर रहा है ना, क्योंकि सबसे पहले बच्चा का हार्ट बनना जरूरी है, क्योंकि बच्चा का हार्ट बच्चे के पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करेगा, जब सारे ऑर्गन बनेंगे तो पहले हार्ट बनाएंगे तब ना सारे ऑर्गन को ब्लड देगा जी वो, ठीक है। तो ये हुआ आपका गेस्टेशन पीरियड। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे, उस टॉपिक का नाम है पार्चुरेशन। फाइनली चैप्टर आज समाप्त, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, ठीक है। देखो कोई बोले व्हाट इज पार्चुरेशन, तो आप ये मत बोल देना डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी तो है ही। अगर अच्छा आंसर देना हो तो क्या बोलोगे, पार्चुरेशन इज न्यूरो एंडोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइन कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। इसीलिए तो पहले मैंने नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा दिया है। आप नर्वस सिस्टम जानते हो, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जानते हो, हार्मोन, मतलब कि यहाँ पे न्यूरॉन्स और हार्मोन्स दोनों का रोल है। एक ऐसा मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, और ये मैकेनिज्म फाइनली बेबी का डिलीवरी कराता है, डिलीवरी ऑफ बेबी लीड्स टू डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है, जो भी है। अब आ जाओ आखिर ये पार्चुरेशन होता कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सवाल आता है पार्चुरेशन में किसका रोल है, फीटस का, मदर का, या केवल फीटस का, केवल मदर का, या किसी का भी नहीं, और आंसर जाता है दोनों का। पता है सुनना ध्यान से, पार्चुरेशन दो लोग मिलकर कराते हैं। एक तो क्या, फुल्ली डेवलप्ड फिटस, जो फिटस बिल्कुल तैयार है डिलीवरी होने के लिए, और एक मैच्योर प्लासेंटा, मैच्योर प्लासेंटा। अब मुझे बताओ प्लासेंटा क्या अकेला बच्चे का है, नहीं ना, मदर का भी है कि नहीं, बोलो, अरे बोलो। तो पार्चुरेशन में रोल तो दोनों का ना हो गया, मदर का भी हो गया और फिटस का भी हो गया। अब समझना किसका क्या रोल है। देखो जब 9 महीना पूर जाता है, सारे ऑर्गन्स बन गए, अब बताओ, अब बच्चे को अंदर में रखने का कोई जरूरत है नहीं। तो जो मेच्योर प्लेसेंटा होता है, जो मतलब सारे काम हो चुका है, तो एक दिन ऐसा आता है 9 महीने के बाद, मतलब 9 महीने के आसपास वाले दिन में एक दिन ऐसा आता है कि ये प्लेसेंटा इनहिबिट प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस, इनहिबिट प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस। ले बताओ, अगर प्रोजेस्टेरॉन बनना रुक जाएगा, हेलो, अगर प्रोजेस्टेरॉन बनना रुक जाएगा, समझ रहे हो क्या होगा भाई, यूट्रस की दीवारें टूटने लगेगी, और यूट्रस की दीवारें टूटने लगेगी तो प्लासेंटा खुद टूटने लगेगा, क्योंकि वो तो यूट्रस में धंसा हुआ है। हेलो बोलो, तो क्या होने लगेगा, इनहिबिट प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस, इट विल लीड टू रैप्चरिंग ऑफ प्लासेंटा, बोलो, रैप्चरिंग ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा रैप्चर हो जाएगा। और प्लासेंटा के रैप्चर होने से दो काम होगा, एक तो इस रैप्चर्ड प्लासेंटा से ही इट सिक्रीट्स या रिलीजेस a hormone known as relaxin, रिलैक्सिन, और रिलैक्सिन अपना तैयारी करने लगेगा क्या, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, क्योंकि बच्चा अब डिलीवर होने वाला है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। एक तो ये काम हुआ रैप्चर्ड प्लासेंटा से, और दूसरा इस रैप्चर्ड प्लासेंटा से इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूरो सिग्नल, स्ट्रॉन्ग न्यूरो सिग्नल। वहां पे जो न्यूरॉन्स होंगे
वो न्यूरो सिग्नल जनरेट करेंगे, और ये न्यूरो सिग्नल सेंट टू, ये किसको भेजा जाएगा? हाइपोथैलेमस ऑफ मदर, हाइपोथैलेमस ऑफ मदर। और अब मदर की हाइपोथैलेमस सिग्नल्स देगा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल टू एंटीरियर, सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ मदर। और अब मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो भर भर के रखी थी क्या? ऑक्सीटोसिन, इट रिलीजेस ऑक्सीटोसिन। हेलो, इट रिलीजेस ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन अपना काम करने के लिए तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। लेकिन देखो बात पता है, ये ऑक्सीटोसिन जो आया है, ये ऑक्सीटोसिन इतना अमाउंट में आया है कि इसको स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराना है। यूटेरस की दीवार में उतना रिसेप्टर ही नहीं है कि ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है, समझ रहे हो? मायोमेटर में इतना इतना नहीं है यहाँ वहां पे अभी रिसेप्टर कि अच्छे से ऑक्सीटोसिन एक्ट कर पाए और इतना कॉन्ट्रैक्शन करा दे कि बच्चा बाहर चल जाए, उतना रिसेप्टर ही नहीं है। तो रुको, मेच्योर प्लासेंटा का रोल यहीं तक था। क्या रोल था? जैसे मेच्योर प्लासेंटा ने प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस रोका, प्लासेंटा रैप्चर होना स्टार्ट हुआ, उससे रिलैक्सिन आया तो वो तो सर्विस को डायलेक्ट करने चला गया, और उसी रैप्चर प्लासेंटा से जो न्यूरॉन्स थे एक स्टिमुलस जनरेट किए, एक सिग्नल जनरेट किए, और ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल चला गया हाइपोथैलेमस को, मदर के हाइपोथैलेमस को, और मदर की हाइपोथैलेमस से सिग्नल दे दिया किसको? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ मदर को, और उसने रिलीज कर दिया ऑक्सीटोसिन इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, इसका रोल तो यही तक था। अब समझो इस फुल्ली डेवलप्ड फीटस का क्या रोल है। ये फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो है ना, बनाता है फीटल कोर्टिसोल। बच्चा ने बनाया कोर्टिसोल, फीटल कोर्टिसोल, यस। और अब ये फीटल कोर्टिसोल वाया रैप्चर्ड प्लासेंटा, वाया रैप्चर्ड प्लासेंटा आ जाता है, कम्स टू मदर्स ब्लड, कम्स टू मदर्स ब्लड, मदर के ब्लड में आ जाता है। एंड देन मदर के ब्लड में आने के बाद रिवर्स एक्शन होता है। नाउ दिस मदर्स ब्लड गिव सिग्नल टू प्लासेंटा, गिव सिग्नल टू प्लासेंटा, यानी कि फाइनली ये कोर्टिसोल की जो एक्शन से प्लासेंटा पे एक्ट होनी है, किस पे? रैप्चर्ड प्लासेंटा पे। नाउ मदर्स ब्लड गिव्स सिग्नल टू ruptured placenta, give signal to ruptured placenta, ruptured placenta। और अब समझना ध्यान से, ये ruptured placenta अब बनाता है, फॉर्म्स much amount of एस्ट्रोजन। अब बोलोगे है सर अब एस्ट्रोजन का क्या रोल है? रुको ना, अब ये एस्ट्रोजन क्या कराता है? फॉर्म्स ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन मायोमेट्रियम मोर देन 100 टाइम्स, 100 गुना से भी ज्यादा ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर करवा देता है ये एस्ट्रोजन। कहाँ? मायोमेट्रियम पे। बस हो गया काम, मायोमेट्रियम का रिसेप्टर बनकर तैयार है, मायोमेट्रियम पे ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर बनकर तैयार है। इधर ऑक्सीटोसिन बहुत अमाउंट में है, ये ऑक्सीटोसिन जाएगा अपने रिसेप्टर पर एक्ट करेगा, और मायोमेट्रियम में होगा ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उस लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी को रह रह के इंस्टॉलमेंट में दर्द होगा, उसको बोलते हैं लेबर पेन। लेबर पेन का मतलब इंस्टॉलमेंट में पेन होगा। जैसे मान लो कि इतना ऑक्सीटोसिन आया, सारा का सारा रिसेप्टर पे जाके एक्ट किया, बाइंड किया, तो उन सबका एक साथ एक्शन दिखा, दबाया, बच्चा थोड़ा सा आगे आया, दर्द हुआ, जब दबाया तो ठीक है। अब फिर से ऑक्सीटोसिन आएगा, बाइंड करेगा, रिसेप्टर से एक्ट करेगा, तब ना दर्द होगा, तब तक में बीच में थोड़ा आराम मिला। फिर ऑक्सीटोसिन का जब पूरा एक्शन आया, बाइंड किया, एक्शन तैयार, फिर दर्द हुआ तो बच्चा थोड़ा सा और आगे बढ़ा,
तो लेबर पेन होते जाएगा और बच्चा सर्विक्स की तरफ आता जाएगा। बच्चा का मुंडी आता है पहले सर्विक्स की तरफ, बच्चा का पहले बाहर आउट होता है मुंडी, हेड, और तब जाके ये हैंड और लेग्स वगैरह निकलता है। अगर बच्चा बाय चांस पलट गया है अंदर ही अंदर फ्लूइड में, तो फिर डिलीवरी में प्रॉब्लम हो जाता है, हो सकता है सर्जरी भी कराना पड़े, सब में भी इसमें प्रॉब्लम। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में पहले बच्चा का हेड बाहर आता है, फिर बच्चा का हैंड वगैरह बाहर। क्योंकि देखो अगर कोई भी छेद है उससे हमारा ये सब कुछ हाथ पैर मुड़ा हुआ है, मुंडी पकड़ के खींचोगे तो सब मुड़ाते हुए निकल जाएगा। और अगर हम पहले पैर निकाल रहे हैं तो हो सकता है हाथ अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ा के फंस जाए अंदर ही में उधर यूट्रस में, तो फिर सर्जरी करके फाड़ के निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वो रिस्की हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो लेबर पेन होता है और लेबर पेन के बाद फाइनली क्या हो जाता है, हैप्पी बर्थडे, पार्चुरेशन हो गया, पार्चुरेशन, बस बच्चा पैदा। अब बच्चे को दूध पिलाओ, लैक्टेशन पहले पढ़ा चुका हूँ, बच्चे को 6 महीने तक दूध पिलाओ, दूध बनता रहेगा, क्योंकि वो दूध कोलेस्ट्रॉल कैरी करता है, उसमें बहुत प्रकार की एंटीबॉडी है जो बच्चे को इम्यूनिटी देगा, और बच्चे को स्टार्टिंग में वही पिलाना है। ठीक है, फाइनली आपका चैप्टर समाप्त हुआ, मुबारक हो जी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन समाप्त हुआ। ठीक है, अब देखो पार्चुरेशन, मैं आपको पूरा एक बार ब्रीफ करा देता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लो जल्दी से, जल्दी से। ठीक है, ये भी आप चाहो तो नया चार्ट बना सकते हो, नहीं तो पुराने चार्ट को एडिशन कर सकते हो। ठीक है, तो पार्चुरेशन में दोनों का रोल है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस का भी और मैच्योर प्लेसेंटा। मैच्योर प्लेसेंटा का क्या रोल है, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा, इनहिबिट होते ही प्लेसेंटा का रप्चरिंग, एंड इससे दो काम होगा, एक तो रिलैक्सिंग जिससे सर्विक्स का डायलेशन हो जाएगा, और एक स्ट्रॉन्ग न्यूरोसिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस ऑफ मदर को, तो वो मैसेज भेजेगा प्रोस्टेट पिट्यूटरी को, तो वो ऑक्सीटोसिन बना के रखा उसको रिलीज करेगा बहुत अमाउंट में। इधर इधर फिटस क्या करेगा, कॉर्टिसोल बनेगा, वो रेप्चर प्लेसेंटा के थ्रू मदर के पास जाएगा, मदर के ब्लड में, और अब ये फिर अगेन प्लेसेंटा को ही सिग्नल देगा, रेप्चर प्लेसेंटा को, वो बहुत अमाउंट में बनाएगा क्या, एस्ट्रोजन, और ये एस्ट्रोजन की लार्ज अमाउंट क्या करती है, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर डेवलप कराती है मायोमेटर पे 100 गुना से भी ज्यादा, और तब जाके ये ऑक्सीटोसिन जाके अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है, लेबर पेन होता है, फाइनली पार्चुरेशन हो जाता है। बोलो कोई डाउट है प्रतीक? नो सर। रिभा? चलो, तो फाइनली ह्यूमन रिप्रोडक्शन समाप्त हुआ। अब आप देखो बात देखो, इस बार इस बैच में जो मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया है, और लास्ट ईयर भी जो लकी निधि को पढ़ाए थे, कम समय लगता है मुझे पढ़ाने में। कारण पता है क्यों? अब नहीं, मतलब कारण ये है कि जिस बैचेस में पहले मैं एंडोक्राइन पढ़ा चुका हूँ वहां मुझे कम लेक्चर लगता है। ये अतीक जो है ना, एक बार मेरे से रिप्रोडक्शन पढ़ा था जब एंडोक्राइन नहीं पढ़ाए थे लोग को। क्या जी इतना कम लेक्चर में समाप्त हो पाएगा क्या? नहीं हुआ होगा, लेक्चर काउंट कर लेना। और यही खेल होता है प्लांट रिप्रोडक्शन में भी। जो जिस बैच में हम पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ा दिए, अभी वहाँ ऑफलाइन सेंटर पे ना बच्चा लोग हल्ला कर रहा है, सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट आप पढ़ाइए। हम बोले हम पढ़ाएंगे एक शर्त पे, पहले ही लिख के दो, हम 15 लेक्चर लेंगे। क्या कि उस बैच में मॉर्फोलॉजी पढ़ा ही नहीं गया है। हम पहले बोलते लिख के दो, 15 लेक्चर दोगे तो हम पढ़ा देंगे। लेकिन बच्चा का कहना है एग्जाम है जल्दी से कराना है, तो बोले जल्दी से कराना है तब दूसरे टीचर से पढ़ो, हम पढ़ाएंगे तो बढ़िया से पढ़ाएंगे। हम चलो फिर हम इकोलॉजी पढ़ा देते हैं। क्या कि जहाँ प्लांट मॉर्फोलॉजी हम नहीं पढ़ाए हैं ना, हम वहाँ बच्चे को नहीं समझा पाएंगे प्लांट रिप्रोडक्शन, फिर रटाने वाला बात हो जाएगा, फिर उससे अच्छा हम पढ़ाएंगे नहीं। और जिस बैचेज में हम नहीं पढ़ाए प्लांट प्रोडक्शन प्लांट मॉर्फोलॉजी, तब वहाँ प्लांट प्रोडक्शन को हम पढ़ाने वक्त प्लांट मॉर्फोलॉजी का कंसेप्ट को डील करेंगे, समय लगेगा मुझे। ऐसा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होता है, एंडोक्राइन पढ़े हो तो कम समय में खत्म हो जाता है। क्लियर? चलिए, तो फाइनली चैप्टर समाप्त हो गया। अब आप क्या करना, एनसीईआरटी में पूरा अंत तक समरी भी पढ़ लेना, अंत तक पूरा, अंत तक। लो होमवर्क दे देते हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी। इसके साथ साथ क्या करोगे, कंप्लीट मॉड्यूल, कंप्लीट मॉड्यूल, ये दोनों काम हो जाना चाहिए आपका एटलीस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में क्या हम स्टार्ट कर देंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 3 से 4 लेक्चर का है वो, 3 लेक्चर हार्डली लगता है। ठीक है, ऑनलाइन में 3 लेक्चर में हम करा देंगे, उससे क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है, और बड़ा देखो जो ये चैप्टर अच्छे से समझा है उसको उस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, वो उस चैप्टर को एंजॉय कर लेगा। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, मैं आपको डायरेक्ट नोट से दिखा देता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। देखो पहले बात तो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा अब आता नहीं है। ठीक है, बस मैं ह्यूमन के टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ह्यूमन के प्लेसेंटा को अलग अलग कैटेगरी के 4 अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ठीक है, क्या
कोरियो एलेंटोइक प्लासेंटा। क्यों नाम पड़ा कोरियो एलेंटोइक, बता सकते हो? ठीक, क्योंकि प्लासेंटा के फॉर्मेशन में मेन रोल कोरियोन और एलेंटोइस का ही था, याद करो, है ना, इसलिए बोलते हैं इसको कोरियोनिक एलेंटोइक एलेंटोइक प्लासेंटा। ठीक है, TOIC एलेंटोइक प्लासेंटा। नेक्स्ट डेसिडुएट प्लासेंटा। डेसिडुएट प्लासेंटा, देखो डेसिडुआ डेसिडुआ का मतलब क्या, देखो डेसिडुएट का मतलब होता है पतझड़। पतझड़ का मतलब क्या होता है, बने और टूट जाए। देखो ह्यूमन में ऐसा नहीं है कि प्लासेंटा एक बार बना तो उससे जीवन में जितना प्रेगनेंसी है सबका काम चल जाएगा, नहीं। प्लासेंटा बना इस प्रेगनेंसी में, इसी प्रेगनेंसी के अंत में वो रप्चर हो जाएगा, नाले में फेंक देंगे बाद काट के। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में नया प्लासेंटा बनाना है, जैसे प्लांट में पतझड़ होता है, इस सीजन में फ्रूट बनाना है तो उससे पहले नई नई पत्तियां बनाते हैं, उसमें फूड का सिंथेसिस, उससे फ्रूट बनता है। अब नेक्स्ट सीजन में फ्रूट बनाने के लिए नया पत्तियां, जैसे डेसिडुएट प्लांट होता है पतझड़ वाला, ठीक है, तो वैसे ही डेसिडुएट प्लासेंटा होता है ह्यूमन में, बनता है टूटता है प्रेगनेंसी के अंदर। हीमोकोरियोनिक प्लासेंटा। हीमोकोरियोनिक का मतलब क्या, कोरियोनिक, हीमोकोरियोनिक प्लासेंटा का मतलब क्या है, ऐसा प्लासेंटा जिसका कोरियोन पार्ट मदर्स के, देखो उसमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरी वगैरह ग्रो कर गए थे, मदर्स के डेसिडुआ में एम्बेडेड, लेकिन पूरी की पूरी कोरियोन में हाईली ब्लड सप्लाई, इधर से मदर का और उधर से फीटस का, याद आ रहा है, इसलिए इसको बोले हीमोकोरियोनिक प्लासेंटा। आप चाहो तो रीजन लिख लेना अपने लैंग्वेज में, मैं लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट डिस्क्वाडल प्लासेंटा, डिस्क्वाडल के आगे वर्ड लगा दो मोनो, मोनो डिस्क्वाडल प्लासेंटा। ह्यूमन के प्लासेंटा स्ट्रक्चर वाइज एक डिस्क के फॉर्म में होते हैं, इसलिए बोला मोनो डिस्क्वाडल प्लासेंटा। रिपीट कर देता हूं मैं फिर से, कोरियो एलेंटोइक इसलिए बोला क्योंकि ह्यूमन का प्लासेंटा के फॉर्मेशन में मेन रोल कोरियोन और एलेंटोइस का था, इसलिए। डेसिडुएट डेसिडुएट इसलिए बोला क्योंकि ह्यूमन का प्लासेंटा हर प्रेगनेंसी में बनता है और प्रेगनेंसी के अंत में टूट जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डेसिडुएट। हीमोकोरियोनिक इसलिए क्योंकि कोरियन वाले पार्ट में खूब सारे ब्लड सप्लाई है, मदर से भी और फिटस से भी, इसलिए। मोनोडिस्क्वाडल इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज ह्यूमन का प्लासेंटा एक डिस्क के फॉर्म में होता है। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ प्लासेंटा। फाइनली जाके आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब आप इस चैप्टर को अंत तक पढ़ लेना। आज के लेक्चर में भी कुछ एडिशन है, वो मैं करके आपको भेज दूंगा, और पहले का जो एडिशन है मैं आपको वो भी भेज दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ, इस ग्राफ को देख लो, ये ग्राफ मैंने क्लास में बताया है। अच्छा, ये ऑर्गेनोजेनेसिस लास्ट में लड़का लिखा था, कोई बात नहीं, हम तो वो उधर ऐड करके भेज चुके हैं। ये ग्राफ को देख लो, ये ग्राफ कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये ग्राफ में इधर वाई एक्सिस पे प्रेगनेंसी है और जेड एक्सिस पे पार्चुरेशन है, मतलब इधर प्रेगनेंसी टाइम है और इधर पार्चुरेशन टाइम, मतलब पार्चुरेशन का समय आता जा रहा है, इधर प्रेगनेंसी का समय बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो समझो, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ था तो उस समय ऑक्सीटोसिन का नामो निशान नहीं था, और होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो यूट्रस का में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, पता चला कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो वो पहले बाहर निकल गया। तो प्रेगनेंसी जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन का मात्रा बढ़ता जाएगा, और प्रेगनेंसी के अंत में ऑक्सीटोसिन पीक पे चला जाएगा, क्लियर। लेकिन जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ था तो प्रोजेस्टेरॉन मच अमाउंट में था, क्योंकि वही तो प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, ठीक है। और देखो, प्रेगनेंसी एकदम जब पीक पे था तब, लेकिन जैसे जैसे पार्चुरेशन का समय आता गया तो प्रेगनेंसी का समय मतलब बढ़ता गया, तो पार्चुरेशन का समय आता गया तो वैसे वैसे क्या होते लगा, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट घटता चला गया। देखो, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट घटता चला गया, और जैसे जैसे पार्चुरेशन का समय आता गया, यानी कि प्रेगनेंसी का समय बढ़ता गया, वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन का अमाउंट बढ़ता चला गया। एकदम कॉन्सेप्चुअल ग्राफ है, रखने की कोई जरूरत नहीं, पल्ले पड़ा। यानी कि आप कह सकते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा ऑक्सीटोसिन कम, और ड्यूरिंग पार्चुरेशन उसका जस्ट उल्टा, प्रोजेस्टेरॉन कम ऑक्सीटोसिन ज्यादा। ये ग्राफ पल्ले पड़ा, ठीक। यस सर। रिभा, चलो फाइनली जाके चैप्टर एंड हुआ, अब आप जा सकते हो। और मैं आपको बस 2 दिन का वक्त देता हूँ, 2 दिन का वक्त, इससे ज्यादा नहीं। 2 दिन का वक्त में आपको ये कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी भी पूरा, मॉड्यूल भी पूरा, और फिर आप डाउट पूछोगे, और 2-3 दिन के अंदर मेरा वो चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, फिर उसका भी डाउट ले लेंगे, और तब ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक कॉमन टेस्ट लेंगे, ठीक है। और तब मॉर्फोलॉजी और आई ईयर को अलग कर लेंगे उधर 11th के टॉपिक को, ठीक है। तो ये आपको ये टेस्ट देना है जल्द ही, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो आप 2 दिन के अंदर ये होमवर्क कंप्लीट करो, एनी हाउ, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है रिभा, अतीक, कोई डाउट है? नो सर।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।